एवरीवन। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जब भी इकोनॉमी की बात आती है तो सभी एस्पिरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू कवर इकोनॉमी फ्रॉम यूपीएससी's पॉइंट ऑफ व्यू। हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ें या इसके करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। तो आज इस वीडियो में आपके यही सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं उससे आप सिर्फ इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बना पाओगे, बल्कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इकोनॉमी को एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक रिटेन भी कर पाओगे, विच विल हेल्प यू टू फेच मार्क्स इन द एग्जाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने पॉलिटी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जहां मैंने ये बताया हुआ है कि क्या सही तरीका है, क्या राइट अप्रोच है पॉलिटी को अप्रोच करने की, एंड उसका प्रीवियस ईयर का पूरा ट्रेंड एनालिसिस जो हमने किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, उनको जरूर देख लेना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो देखो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है दैट व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस। क्या क्या रिसोर्सेज है जो हमारे पास हैं जिन्हें हम पढ़ के इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो हमारे पास एनसीईआरटीज हैं, सभी तरीके के स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या पढ़े क्या नहीं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स, जो अपने आप में एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको कवर करना ही मुश्किल हो जाता है। इसको भी हम आगे डिकोड करेंगे। तो ये तो हमने जान लिए रिसोर्सेज, लेकिन इन रिसोर्सेज को जानने के बाद आप सीधे ये अप्रोच नहीं लगा सकते कि आपने एक बुक उठाई और उसको पेज बाय पेज सीक्वेंशली पढ़ लिया, कवर कर लिया और आपको लगेगा कि इकोनॉमी आपको आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके को अगर हम समझे तो बेसिकली इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ताकि हम समझ सके कि इकोनॉमी में एग्जैक्टली है क्या। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो इकोनॉमी में आ रही हैं, तो उसको हम पढ़ के समझेंगे कैसे डायरेक्टली, एक किसी भी बुक से इनफैक्ट। तो अगर हम इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, जो कि हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 1947 के बाद कैसे इकोनॉमी इंडिया की चेंज हुई, क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्या लॉज में चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें, एंड देन द करंट अफेयर्स या वैल्यू एडिशन। ये 3 मेजर एरियाज हैं, ये 3 मेजर डिमेंशंस हैं इकोनॉमी की जो हमने डिवाइड कर दिए हैं। अब इनके अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। इन्हीं टॉपिक्स को आपको पकड़ना है एक एक करके, इन्हीं को आपको सभी रिसोर्सेज से पढ़ना है ताकि आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इकोनॉमी में आपको ज्यादातर क्वेश्चन, नियर अबाउट 80% क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में सिर्फ इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मिल जाएंगे। 80%, एंड दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स ब्रॉडली कवर होते हैं। दैट इज द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें आपका बीओपी आ गया, करेंसी डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट आ गया। आपको रिसेंटली ध्यान होगा कि 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था नीर के रिस्पेक्ट में, दैट वाज फ्रॉम दिस पार्ट। देन मनी एंड बैंकिंग हो गया, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रोथ जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंस 2014, इस पे फोकस करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप में एक हॉट टॉपिक है ही, हम सभी जानते हैं। नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई एंड प्लानिंग, जो भी 5 ईयर प्लान्स इंडिया के चले आ रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सब। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहां से मैं आपको बता रही हूं अगेन कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, तो इनको अच्छे से कवर करना आपको बहुत जरूरी है। और जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं कवर करोगे तो आप जो बाकी 2 ब्लॉक्स हैं, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द करंट अफेयर्स, इसको आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए माइंड इट, इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले जो आपको इकोनॉमी में स्टार्ट करना चाहिए दैट इज रीड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पे आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, वो टॉपिक आ जाता है। एग्रीकल्चर जो काफी हॉट टॉपिक था, यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे थे 2021 में स्पेसिफिकली एंड इवन 2020 में भी, वो हो गया। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चला ही आ रहा है, अगेन इट इज अ वेरी हॉट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपीपी मॉडल, ईपीसी मॉडल, ये सभी मॉडल्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कोल्ड स्टोरेजेस, एवरी सिंगल थिंग। पॉवर्टी का काफ़ी लेना देना है एम्प्लॉयमेंट के साथ में, इन दोनों का जो रिलेशन है इकोनॉमी में, इसको समझना भी ज़रूरी है। फिनेंशियल मार्केट्स हो गया आपका, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमी में इवन ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट है, WTO हो गया, गैट हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ADB, जितनी भी बैंकिंग है, NDB, ये सब। NDB से आई गेस क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी हुआ है यूपीएससी में। दीज कम अंडर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड देन लास्ट इज लॉज एंड पॉलिसीज, जो चेंजेस हो रहे हैं लॉज में, जैसे रिसेंटली आपको पता होगा लेबर लॉज में चेंज हुए, या कोई नई पॉलिसी आई, जैसे कोविड हो गया तो उसके बाद कैसे इंडिया की इकोनॉमी चेंज हुई, क्या क्या चीज़ें हमने, क्या क्या न्यू पॉलिसीज हमने शुरू की या स्कीम्स शुरू करी, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस ब्लॉक को समझो, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्या चीजें हम चेंज कर रहे हैं, क्या हम चीजें फॉलो कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज में, जिससे डेवलपमेंट हो, जिससे ग्रोथ आए कंट्री में। एंड अगर लास्ट हम करंट अफेयर एंड वैल्यू एडिशन के ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे आपको पता ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। अब एक प्रॉब्लम यह आती है कि इसको कवर कैसे करें, कैसे पढ़ें। तो देखो, बजट की आप एक जो स्पीच होती है बजट की, उसका आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वेबसाइट ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं पे भी, इनफैक्ट मार्केट में भी अवेलेबल होता है। सबसे पहले जो स्पीच होती है ना, बजट स्पीच, एक बारी वो या तो सुन लो या उसको पढ़ लो। इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपने बजट की स्पीच सुन ली या पढ़ ली, उसके बाद आप किसी भी कोचिंग के बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के उठाओ नोट्स, या आप यूट्यूब पे जाओ, किसी भी कोचिंग के टीचर या जो भी पढ़ा रहे हैं वहां से इसको कवर करो। मैंने भी वहीं से किया था, बिकॉज अगर हम इसको अपने आप से करने जाएंगे तो इसी में खुद ही 2 महीने लग जाएंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड हमारे पास उतना अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम है नहीं कि हमें उसमें लगाना चाहिए, और ना ही हमें पता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के से हमें इनमें से क्या क्या चीज़ें उठानी है एंड कैसे इनको कनेक्ट करना है हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले ब्लॉक से। तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी अच्छे टीचर के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के वीडियोस को देखो, उनके लेक्चर्स को देखो, या मार्केट में अवेलेबल समरी पीडीएफ्स मिल जाती है, उनको ले लो। इसके बाद आता है नीति आयोग की रिपोर्ट्स। इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, या 3 ईयर एक्शन एजेंडा, या इंडिया @75, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो, आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इकोनॉमी के लिए। अगर आप वही चीजें मिस कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब ये एक बहुत लॉजिक सी बात है, यहाँ पे लॉजिक लगाइए। एंड जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि सभी पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कवर करिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जो पूरे साल भर आती ही रहती है, कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो कभी वर्ल्ड बैंक की, कभी IMF की। इनको पढ़िए, इनको समझिए। इनको पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल इन डेप्थ चले गए। आराम से आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केट में जब भी एग्जाम आने वाला होता है उससे 2 महीने या 3 महीने पहले ही एक बुकलेट मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस दिए होंगे। तो आपको उसको एनालाइज करना है, उसको पढ़ना है कि भाई हाँ ठीक है, इंडिया की रैंक जो है पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, नेक्स्ट ईयर इतनी एक्सपेक्टेशन है होने की, या क्या क्या गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करी ताकि इंडिया की रैंक इंप्रूव हो सके, वो सब। एंड रेस्ट इज द करंट अफेयर्स, जो आप अपने न्यूज़पेपर या किसी भी करंट अफेयर मैगजीन्स से करोगे। न्यूज़पेपर से जब हम स्टार्ट करते हैं, एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमिक्स के जो भी न्यूज़ होती है वो हमको समझ नहीं आती, और वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला ब्लॉक है, इसकी क्लैरिटी आपको नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर भी, इकोनॉमी रेलेवेंट न्यूज़ जो भी है न्यूज़पेपर में, वो आराम से समझ में आने लगेंगी। एंड उसके बाद आप करंट अफेयर्स भी, बिल्कुल करंट अफेयर से मेरा मतलब है करंट अफेयर की मैगजीन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फॉलो करो, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है उसको मिस ना कर दो। तो ये तो हमने बात कर दी 3 ब्लॉक्स की। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं NCERTs फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर हम NCERT की बात करें तो मैंने हमेशा से सजेस्ट किया है कि आपको क्लास 9 से पढ़नी चाहिए। मैंने क्लास 9 से पढ़ी थी। जिनका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, उनको पढ़नी चाहिए, बिकॉज 9th एंड 10th में बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी दी हुई है।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये सब समझाया हुआ है। और ये जो होते हैं ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं जो आपका बेस बना देती है, तो इनको मिस नहीं करना चाहिए। आप डायरेक्टली, अगर आप 11th की बुक से कंफर्टेबल हो डायरेक्टली, तो आप वो पढ़ो, एंड मोस्टली बच्चे होते भी है। बट लेकिन आई पर्सनली फील कि वहाँ पे जब प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन करते हो तो इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, या यूपीएससी कहीं ना कहीं ऐसी ट्रिक लगा देता है कि जब तक आपको बिल्कुल माइन्यूट बेसिक्स नहीं पता है तो आपके फंसने के पूरे हाई चांसेस हो जाते हैं। तो आप 9th-10th की पढ़ो, और उसको पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये दोनों की दोनों बुक्स आप लिटरली सिर्फ एक दिन में पढ़ सकते हो। एंड जहाँ तक बात रही इनके नोट्स बनाने की, तो इनके नोट्स आप चाहे तो बना सकते हो। मैंने बताया भी हुआ है अपनी एनसीईआरटी वाली वीडियो में कि हाउ टू कमांड एनसीईआरटीज एंड व्हाट आर द मैंडेटरी एनसीईआरटीज यू शुड फॉलो। आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। वहां से आप समझ सकते हो कि कैसे आपको नोट्स इनके बनाने हैं। लेकिन जो मेन एनसीईआरटी है इकोनॉमी के लिए वो ये वाली है, 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसको आपको हाँ सिक्वेंशली पेज बाय पेज पढ़ना है, बिकॉज इससे आपको समझ में आएगा कि इंडिया की सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के बाद तक कैसे कैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट्स हुई हैं, कैसे कैसे इंडिया ने एज ए कंट्री चेंज ऑब्जर्व किया है, क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आए, क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई, कैसे कैसे रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सभी कुछ, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे किया गया, एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन था, पॉवर्टी का क्या सीन था, ये सब आपको समझना जरूरी है। बिकॉज ये आपको मैं बता दूं सिर्फ प्री में हेल्प नहीं करेगा, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना किसी भी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में, किसी भी चीज़ की सिग्निफिकेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, तो जब तक आपका उसका बैकग्राउंड रेडी नहीं है आप उसको आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, इसके कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ये आप वहां से कवर कर सकते हो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं जरा। स्टैंडर्ड बुक को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में, कई बार बच्चों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई श्री राम पढ़ रहा है तो कोई रमेश सिंह पढ़ रहा है तो कोई मृणाल सर को फॉलो कर रहा है। तो देखो मेरी एडवाइस ये है कि किसी एक को पकड़ो। आप तीनों या किसी दो को पढ़ने के चक्कर में भी बिल्कुल भी मत फंसना। तीनों अपनी जगह अच्छी बुक्स हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने हमेशा श्री राम को फॉलो किया है, बिकॉज इस बुक में बहुत ब्यूटीफुली सभी चीजें एक्सप्लेन्ड है, सारी चीजें कवर्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, बल्कि अगर आप लेटेस्ट एडिशन खरीदोगे तो करंट अफेयर्स भी पिछले 2 साल का 3 साल का जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं माइन्यूटली वो भी कवर होता है, और इतने अच्छे से एक टॉपिक एक्सप्लेन किया होता है कि आप भूलोगे नहीं उसको। तो मेरी समझ में तो श्री राम पढ़नी चाहिए, लेकिन हाँ आप रमेश सिंह भी फॉलो कर सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि इस बुक में कुछ एरियाज पे ज़्यादा फोकस होता है, बाकी एरियाज थोड़े से छूट जाते हैं, इसलिए मैं ये बुक इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। एंड हाँ, आप जब आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, आपको कभी 100% कॉन्फिडेंस या नहीं फील होगा या कंफर्टेबल फील नहीं होगा कि आपने सब पढ़ लिया, आपको लगेगा कुछ ना कुछ मिस हो गया। तो जो भी अगर आपको गैप लगता है उसको आप सीधे नेट की हेल्प से या यूट्यूब की हेल्प से कवर करो देन एंड देयर। श्री राम बुक को भी पढ़ने का तरीका है, इसको भी आपको बिल्कुल सीक्वेंशली नहीं पढ़ना है कि ले लिया और पेज टू पेज पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी अगर आप मान लो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है, चाहे वो किसी भी सीक्वेंस में हो, चैप्टर नंबर 6 है, उसके बाद मान लो सीधे 11 है, उसके बाद जीएसटी अलग ही चैप्टर है, तो आप फिस्कल पॉलिसी अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 6, 7, 8 चल रहे हो। सेम गोज विद मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन और एग्रीकल्चर और एक्सटर्नल सेक्टर। इंडेक्स में देखो, जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे रेलेवेंट जो भी चैप्टर्स हैं उनको आपको एक साथ पढ़ना है। ये सिर्फ श्री राम की बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट रमेश सिंह या कोई भी और बुक, फॉर एग्जाम्पल विवेक सिंह भी लोग प्रेफर करते हैं, तो ये सेम टेक्निक आपको सभी जगह लगानी है। जहां पे भी आपको कमी लगे, बिकॉज ये इतने सारे रिसोर्सेज तो हैं, बट लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बुक उसको जस्टिफाई या जस्टिस नहीं दे सकती है। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी कमी लगती है, आप सीधे उस गैप को फिल करो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट का रोल इकोनॉमी में स्पेशली। ठीक है, तो ये तो हो गई बात स्टैंडर्ड बुक्स की। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की या वैल्यू एडिशन की इकोनॉमी के लिए, तो मैं आपको न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर मैगजीन के बारे में तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद योजना एंड कुरुक्षेत्र आपको पेज बाय पेज नहीं पढ़नी है, पढ़नी चाहिए, बिकॉज अगेन मैं बोलूंगी कि इट्स अ गवर्नमेंट रिसोर्स।
गवर्नमेंट की बुक्स हैं, इनको एटलीस्ट इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट। लेकिन पेज बाय पेज नहीं, आप जो भी उसमें इंडेक्स देखो, आपको जो भी पसंद आते हैं 2, 3, 4 आर्टिकल्स मैक्सिमम उतना पढ़ लो, बिकॉज आप इतना पढ़ लोगे तो जो जिस्ट है, जिस थीम पे वो मैगजीन आई है एक पर्टिकुलर मंथ में, आपको उसका पूरा आइडिया लग जाएगा। एंड थोड़ा बहुत टेबल्स देख लो, ताकि आपको बीच में कहीं फैक्ट्स मिल सकते हैं, कहीं इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है जिसको आप अपने मेंस के एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। मिनिस्ट्री की वेबसाइट जरूर देखो, ये आपको काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इनफैक्ट नीति आयोग की भी अपनी वेबसाइट है। इनकी जो पब्लिकेशंस होती हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इन पे ध्यान रखो कि क्या आ रहा है, क्या आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट नीति आयोग का तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप मार्केट में जाओगे देखोगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट खुद देखनी चाहिए एक बार। अगर आप वो भी नहीं देखनी है तो एक आता है PIB, आप वो देख लो। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि गैप थ्रू इंटरनेट फिल कैसे करते हैं। मान लो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई न्यूज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द टॉपिक एंड उसके आगे आप लिख दो UPSC या PIB, ये 2 चीज़ें लिखो। एंड उसके बाद जो शुरू के 2 या 3 लिंक्स आए उन्हें पढ़ो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं ये टेक्निक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब नेट पे जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम सेम टॉपिक के लिए मान लो 2 घंटे से लगे पड़े, यहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, तब भी समझ नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया। सो द सिंपल थिंग इज राइट द नेम ऑफ द टॉपिक एंड उसके आगे आप UPSC लिख दो या PIB लिख दो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, यू हैव टू यूज रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड द लास्ट इज स्कीम्स, जो आपके अपने आप करंट अफेयर्स में तो कवर हो ही जाएंगी, लेकिन एग्जाम से पहले किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक बुकलेट उठा लो, आती है गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम से, वहाँ पे आप जो है सारी स्कीम्स को गो थ्रू कर लो। एंड एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इंडिया की, जो पीछे से चली आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल लास्ट अभी के 1-2 साल की ही आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनको पढ़ो, उस बुक से आराम से कवर कर सकते हो। एंड देन अगर आपने इतना कर लिया इकोनॉमी के लिए माइंडेड, आप जब इतना कर लोगे आराम से आपकी इकोनॉमी हो जाएगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद में आ जाएगा कि अब आपसे गलती नहीं होगी। एंड दिस विल हेल्प यू, दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू गेन मार्क्स इन द एग्जाम, बिकॉज आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है ही, एंड सेकेंड आपको करंट अफेयर्स का भी पूरा आइडिया हो गया है, आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन बना लिया। एक और टिप मैं हमेशा देती हूँ जो करंट अफेयर्स में आज भी दूंगी, जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो या करंट अफेयर्स की मैगजीन से हो, आपने वो पोर्शन पढ़ लिया, देन एंड देयर तभी के तभी आपकी जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्स है वहाँ पे अगर कोई मतलब किसी टॉपिक से रेलेवेंट होगी ना वो न्यूज़, तो उस टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से तभी पढ़ लो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इट्स माई गारंटी। एंड दूसरा, आपके स्टैटिक पोर्शन का रिविजन भी होगा साथ साथ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हमेशा बनी रहेगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।